हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। तो गाइस, बेसिकली अभी हम लोगों ने दोपहर वाली क्लास में डिस्कशन किया क्वेश्चन पेपर को, ज्योग्राफी के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। और मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा इस बार एनटीए ने बनाया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बार आपसे पूछे गए। बहुत लेंदी पेपर नहीं था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, पेपर सिंपल भी नहीं था, पेपर मॉडरेट लेवल का भी नहीं था। यानी इस बार एनटीए ने हर एक वर्ग का, हर एक टाइप ऑफ स्टूडेंट के माइंड का पूरा ख्याल रखा है। तो जून का जो एग्जाम हुआ उसके जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुए अभी कल। और आज जो है हमने उसके एनालिसिस क्लासेस भी की, डिस्कशन किया बेसिकली। लेकिन कुछ स्टूडेंट को डाउट था कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। और मैंने भी कहा था जब मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस के नाम लेना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, 45, 50, 58 एंड 86। ये चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे जिनको लेकर के डाउट किया गया। तो जानने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर डाउट ज्यादा बनता है। ठीक है, तो अभी क्या है, पूरा पेपर हम देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। राइट। बट बिफोर दैट मैं आप लोग को बता दूं कि जो चैलेंज करने के लिए, आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो डेट रखा गया है कि आप कब तक कर सकते हैं, तो कल था 6, आज है 7 और कल होगा 8। ये 3 दिनों के लिए समय सीमा रखी गई थी। अभी रिलैक्स रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल का दिन पूरा बचा हुआ है। और रात को 11:50 तक आप कर सकते हैं, 8 जुलाई तक। तो अभी आज हम और देखिए, मैंने जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं मुझे लगता है कि डाउटफुल थे, बट देखेंगे कि चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी के साथ प्लीज बताइएगा, ताकि मैं उनको जाके रिव्यू कर सकूं और देख सकूं। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि मैं एकेडमी पे काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। अनअकैडमी पे दिसंबर के लिए एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रख करके और सेट एग्जाम को ध्यान में रख करके नए बैचेज स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के साथ, जो कि कॉमन है, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। और पेपर 2 है जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिकली ज्योग्राफी, तो इसका यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और जो अपना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो इन क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रेफरल कोड अभिषेक जे का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का सबसे पहले इंग्लिश देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मच वाइड इन इंडिया। ये पूछ क्या रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखिए, इसने ये बात कही है कि नॉट मच वाइड, बेसिकली ये कह रहा है कि इंडिया में जो ग्रामीण और शहरी जीवन की गुणवत्ता में अधिक विस्तृत अंतर नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है इकोनॉमिक लेवल पे काफी गैप है। हमारे इंडिया में 90:10 का रेशियो चलता है, जहां देश के 90% संसाधन 10% लोगों के पास हैं, वहीं 90% की जो जनसंख्या है उसके पास सिर्फ 10% के संसाधन है। तो ये जो गैप है ये उनके जीवन की गुणवत्ता में भी देखने को मिलता है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज इन इंडिया। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है। हिंदी वाले में क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले में क्या लिखा है वो मैटर करता है। भारत में 70% जनसंख्या गांव में रहती है, अगर यहां पढ़ोगे तो ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप यहां पर पढ़ोगे तो यहां लिखा हुआ है अबाउट, विच इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि लगभग लगभग। तो हमारे देश में लगभग 68.886% पॉपुलेशन जो है वो कहां पे रहती है, रूरल एरिया में, यानी कि गांव में रहती है 68%। हमारे देश की कुल जनसंख्या में 31.12% का योगदान है अर्बन एरिया का, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। जबकि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है।
वही तीसरा स्टेटमेंट है, इंडियन रूरल सोसाइटी इज स्टिल सेमी फ्यूडलिस्टिक। देखिए फ्यूडलिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने सोशल ज्योग्राफी में पढ़ाया है, सामंतवादी। सामंतवादी में क्या होता है कि समाज में है ना एक व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च संस्था के तौर पर यानी कि उच्च है ना पद पे होता है, जैसे प्रशासन के पद पर होता है, और बाकी लोग क्या होते हैं, उसके सेवक होते हैं, प्रजा होती है। तो वही अर्ध सरकारी अर्ध फ्यूडलिस्टिक सेमी फ्यूडलिस्टिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये प्रचलन देखने को मिलता है कि कुछ समाज के कुछ ताकतवर लोग आज भी वहां पर बैठे हुए हैं और लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भारत 68% रूरल है। आप दो चार राज्यों की जो जनसंख्या है, उनके गांव है, उनको देख करके इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऐसे कुछ स्टेट्स होंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में ऐसी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी भी रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कैसे एक उच्च वर्गीय ने एक निम्न वर्गीय के ऊपर जो है ना, ऐसी चीजें की जो कि अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है। चौथा स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स इन बिहार। अब देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसने करेक्ट पूछा था, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बिहार हाईएस्ट नहीं है रूरल पॉपुलेशन में। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, ये सेंसस 2011 के आंकड़े हैं, ऑफिशियली जो मैं पढ़ाता हूं। उत्तराखंड हमारे देश में सर्वाधिक रूरल स्टेट है, 3.55% यहां पर सिर्फ अर्बन एरिया है, सिर्फ इतना ही। रेस्ट क्या है, रूरल है। आप समझ सकते हो लगभग लगभग 96 है ना, 96.45% लोग यहाँ पे रूरल एरिया में है। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें 10.04%, बिहार 11.30 पे आता है, और आसाम 14.4, उड़ीसा 16.6। तो बिहार तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत ही है। तो पूछ क्या रहा था आपसे, कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही ये सही है, बी और सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। बी और सी इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। वही एक दूसरा प्रश्न भी था डाउट में, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, कुछ लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू बना हुआ है, यानी कि अपर्दन के कारण कौन सी भूआकृतियां निर्मित हुई हैं। तो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूं, जो लिस्ट मैंने बनाया है अभी जस्ट, देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए लैंडफॉर्म है ये उन एक्टिविटीज के बनने वाला, और ये एजेंट हो गए। यारडंग बनता है इरोजनल प्रोसेस से और विंड उसे बनाता है। स्टंप भी इरोजनल प्रोसेस से बनता है, सी वेव्स उसको बनाते हैं। सर्क एक डिपोजिशनल है, क्योंकि सर्क क्या है, देखिए सर्क का निर्माण भी इरोजन से ही होता है, बेसिकली कही है अगर तो। ठीक है, बट जनरली इसको इरोजन ही लिखिए, इरोजन ही लिखिए। ग्लेशियर से बनता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि सर्क के साथ बरखान भी है, इसलिए। ठीक है, ये डिपोजिशनल नहीं इरोजनल है। फिर बरखान देखिए डिपोजिशनल है, विंड बनाता है। अरेत इरोजनल है, ग्लेशियर बनाता है। एस्कर डिपोजिशनल है, फ्लूवियो ग्लेशियल, यानी कि नदी और हिमनद दोनों के संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण होता है। ब्लो होल इरोजनल है, सी वेव्स बनाते हैं। सीफ ड्यून है, डिपोजिशनल है, विंड बनाता है। स्ट्रक्चरल बेंचेस इरोजनल है, रिवर बनाती है। और कोल जो है इरोजनल है, जो ग्लेशियर बनाता है। तो बेसिकली आप देखो यहां पर, तो कोल और स्ट्रक्चरल बेंचेस, जबकि यारडंग और स्टंप का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बैठता है, ए वाला, और स्ट्रक्चरल बेंचेस एंड कोल। सीफ ये देखो डिपोजिशनल हो जाएगा, ये भी डिपोजिशनल हो जाएगा, ये भी डिपोजिशनल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, ए एंड ई, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सही दिया गया। एक और प्रश्न है, इसमें डिपोजिशनल एक्टिविटी पूछा गया है, यानी कि डिपोजिशन से निर्मित होने वाले लैंडफॉर्म्स। तो मैंने इसका भी पूरा देखिए एक लिस्ट बनाया है, इसमें डिपोजिशन से ठीक है, देखिए ये है लैंडफॉर्म, ये हो गया सी वेव। सी वेव जो है ना, लैंडफॉर्म सी केव है। सी केव इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो सी वेव बनाती है। जबकि कॉल्डेरा एक डिप्रेशन होता है जो वॉल्केनिक क्रेटर के तौर पर देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये कोलैप्स होकर के एक डिप्रेशन जैसा बनाते हैं, है ना, ऐसे। राइट, ये क्या होता है, कॉल्डेरा कहलाता है।
ठीक है। फिर वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म में ध्यान दीजिए, यहां पर वेव कट प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है। वेव कट क्या हो जाएंगे, इरोजनल हो जाएंगे। वेव के द्वारा बिल्ट जो प्लेटफॉर्म है वो डिपोजिशनल होता है और ये सी वेव्स बनाती हैं। जबकि प्लाया को एनटीए खुद इरोजनल मानता है, तो इसलिए विंड का है ये। मियांडर इरोजनल ही है, मियांडर जो है ये रिवर का है। ठीक है। एस्कर, देखिए मियांडर भी इरोजनल क्या है, क्योंकि मियांडर में क्या होता है, डिपोजिशन भी होता है ना, और इरोजन भी होता है। एक तरफ डिपोजिशन होगा, एक तरफ इरोजन होगा, तो इसको हम संयुक्त रूप से रख सकते हैं। ये मेच्योर स्टेज में बनता है रिवर के नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में। एस्कर डिपोजिशनल है, पहले भी आया था, फ्लूवियल और ग्लेशियल। आर्क जो है इरोजनल है, आर्क इस तरीके का होता है, ये सी वेव बनाती है। जनरली सी आर्क भी बोलते हैं। अगर सिर्फ आर्क देखेंगे तो विंड का हो जाएगा, और अगर सी आर्क होगा तो सी वेव्स के बनाते हैं। बेसिकली आर्क सी वेव्स और विंड दोनों ही बनाते हैं, है ना, तो दोनों ही केस में वो इरोजनल होता है, ध्यान रखिए। प्लंज पूल होता है, जब भी कोई भी वाटरफॉल नीचे की तरफ गिरता है ना, तो उस पानी के दबाव से, एक प्रेशर से, इरोजन से डिप्रेशन क्रिएट होता है। उसी डिप्रेशन में पानी भर जाने से प्लंज पूल का निर्माण होता है, और ये रिवर का इरोजनल वर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल यंग स्टेज में बनाता है। और बैरियर बीच आपको पता है ये डिपोजिशनल है, सी वेव्स के द्वारा बनता है, और लोएस्ट डिपोजिशनल है, विंड के द्वारा बनता है। तो इस बिहाफ पर अगर हम देखें तो इसका भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये डिपोजिशनल पूछ रहा था। तो डिपोजिशन में देखिए बैरियर बीच हो गया और लोएस्ट हो गया, एक हो गया ये, है ना, एक हो गया ये। इसका सही ऑप्शन जो माना था वो सी माना था ना, तो एक हो गया आपका बी और ई। एस्कर हो गया, और वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बी और ई क्या है, करेक्ट है, गलत आंसर नहीं है इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 नंबर में क्या पूछा गया है, द माइग्रेंट्स ऑफ सेकेंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा वेंट टू सेटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि भारतीय प्रसार जो माइग्रेशन हुआ, उसमें दूसरी जो तरंग थी उसमें जो लोग गए वो किस देश में जाकर के बस गए। इसका आंसर माना गया थाईलैंड, जो कि सही है। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ लेकर के आया हूं यहां पर। इसका सोर्स है एनसीईआरटी। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, एनसीईआरटी, यानी कि कहीं इधर उधर से नहीं लाया हूं मैं। देखिए इंडियन डायस्पोरा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला वेव रहा है, इसमें जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड, इसमें कई हजार लोगों को दूसरे देशों में ले जाया गया एज अ लेबर, एक श्रमिक के तौर पर। जैसे मॉरिशस में ले जाया गया, कैरिबियन आइलैंड्स में ले जाया गया, ट्रिनिडाद टोबैगो गुयाना में, फीजी में, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश लेकर के गए। ये लोग कहां से गए थे, उत्तर प्रदेश से और बिहार से गए थे, यहां पर जाने वाले लोग। इसके अलावा रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, ग्वाल्डोप और मार्टिनिक, मार्टिनिक, सूरीनाम, यहां पर लोग, फ्रेंच वाले लोग जो थे, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो लेकर गई थी। जबकि डच लोगों को, फ्रेंच और डच लोग लेकर गए थे। पुर्तगीज लोग लेकर के गए, है ना, गोवा से, दमन से, दीव से, ये लोग लेकर के गए, अंगोला, मोजाम्बिक, इन सब जगहों पर लेकर के गए। तो ये लोग ज्यादातर क्या थे, प्लांटेशन वर्कर थे, जैसे चाय के बागान लगाने के लिए, रबड़ के बागान लगाने के लिए, कहवा के लगाने के लिए, गन्ना लगाने के लिए, इन सबको यहां पर ले जाया जाता था। तो इन लोगों को फर्स्ट वेव के माइग्रेंट्स कहा गया। लेकिन जो सेकेंड वेव के लोग थे, इसमें से ज्यादातर लोग कहां गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए। साउथ ईस्ट एशिया में गए, इसमें से ज्यादातर लोग प्रोफेशनल्स थे, है ना, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, जिसमें से थाईलैंड लोग गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया गए, ब्रनेई गए, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी गए थे। तो सेकेंड वेव का जो ये वाला पूछा गया है, ये थाईलैंड बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आई। चूंकि मॉरिशस और फिजी क्या है, फर्स्ट वेव में है, और कनाडा थर्ड वेव में आता है। थर्ड वेव में यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, इन सारे कंट्रीज में लोग जाते हैं। थर्ड वेव में माइग्रेशन होता है। इसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, मीडिया पर्सन होते हैं, या मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स होते हैं, इन लोगों को वहां पर ले जाया जाता है। तो पूरी तरीके से अगर देखें हम, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया है, थाईलैंड, और इसको भी हम क्लेम नहीं कर सकते, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें एवरेज टेम्परेचर बॉटम ऑफ रेड सी का पूछा हुआ है, कितना होना चाहिए, लाल सागर के अधोतल में जल का औसत तापमान कितना होना चाहिए, और इसका आंसर माना है बी, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर भी सही है। क्यों, देखिए लाल सागर जो है
वो कहां पर है? लाल सागर बेसिकली आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। लेकिन सिर्फ एक ये मात्र वजह नहीं है उसके गर्म होने की, बल्कि लाल सागर जो है वो एक रिफ्ट वैली में आता है, और रिफ्ट वैली में आने के कारण नीचे से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, गर्म जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आती है, तो बॉटम वाला जो वाटर होता है वो काफी गर्म रहता है उसकी गर्मी से। ठीक है, अपर पोर्शन तो सनलाइट के कारण होता है, लेकिन लोअर पोर्शन किसके कारण? रिफ्ट वैली के कारण यहां पर गर्माहट ज्यादा होती है। तो ये 21 डिग्री एग्जैक्ट नहीं है, बट ये नियर अबाउट आंसर सही है। जनरली आप देखोगे तो 20 से लेकर के 22 डिग्री के बीच का टेम्परेचर यहां पर इतने डेप्थ पर या गहराई में माना जाता है, लगभग 1000 मीटर तक की। उसके नीचे जाएंगे तो और बढ़ेगा, उसके नीचे जाएंगे तो और बढ़ेगा, बट ऑन एन एवरेज जो है 21 डिग्री सेल्सियस सही है इसका आंसर, यानी कि बी भी करेक्ट होगा। इस तरीके से ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस हैं, है ना, 3 to 5 क्वेश्चंस हैं, जो मैंने क्लास में कहा था कि ये डाउटफुल है, मैं इनका एक्सप्लेनेशंस लेकर के आऊंगा। आप लोग इसे देखिए और बताइए क्या ये सही है या गलत। बाकी आपको लगता है कोई भी दूसरा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि गलत हो सकता है, आंसर उसके गलत दिए हुए हैं, आप मुझे प्लीज बताइए, ताकि हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकें। और ध्यान रखिए, दिसंबर के लिए आपकी पढ़ाई अगर चाहते हो करना है एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर सेट के लिए भी, तो आप अनअकैडमी पे मेरे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम सर्च करिए अनअकैडमी पे, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर आपको कंप्लीट मेरे बैच एंड कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला वीडियो आएगा कट ऑफ से रिलेटेड, कि कितना कट ऑफ होना चाहिए इस बार के पेपर को देखते हुए, और आंसर शीट जो रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं एक पोल कराऊंगा टेलीग्राम पे, सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। उस पोल के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ को हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और अपने चैनल पर भी कम्युनिटी में मैं वो पोल कंडक्ट करवाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर स्टूडेंट्स, टू योर फ्रेंड्स एंड एनी ग्रुप जहां पर लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून।